जब 2023 में आरबीआई का रिज़ल्ट आया जुलाई 2023 में, और आई रियलाइज कि मेरा प्री भी नहीं हुआ इस बार, तो दैट वाज लाइक द लोवेस्ट पॉइंट इन माई लाइफ। और अब मुझे मतलब बिल्कुल लॉस्ट फील हो रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था हाउ डू आई प्रोसीड फ्रॉम हेयर, व्हाट डू आई डू नेक्स्ट। आई स्टार्टेड फीलिंग वर्थलेस। आई वाज लाइक कि ये क्या, मतलब आई स्टार्टेड डाउटिंग माई डिसीजन ऑफ लीविंग माई कॉर्पोरेट जॉब। इज़ लाइक कि अब उसके बाद 2 साल हो गए, नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग इन माई हैंड। और दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर लाइक गैम्बल, आपको आगे का भी पता नहीं है, आगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर होना है नहीं होना है। मेरे पेरेंट्स ने भी यही समझाया कि ये दीज एग्जामिनेशंस दे आर नॉट ईजी। लोग 30-30 साल के हो जाते हैं तब जाके देते हैं, तब उनका क्लियर होता है। तो उनको कोई इस मतलब एज बढ़ रही है इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं से कम हो रहे हो या आपका पोटेंशियल कम है, आपकी कैपेसिटी कम है। नो वन इज़ डाउटिंग योर इंटेलिजेंस, नो वन इज़ डाउटिंग योर पोटेंशियल, इट्स ओके। और फिर मेरे पापा हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो दैट स्टक इन माई माइंड। आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट माई टाइम, बट माई टाइम विल ऑल्सो कम। आई जस्ट हैव टू बी पेशेंट। Hi everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by an academy. My name is विशाल परिहार। दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्टोरी के साथ जुड़े हुए हैं, एक ऐसा कैंडिडेट जिसने इंडिया के टफेस्ट बैंक एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया। ये सुनकर ही बड़ा इंस्पायरिंग होता है। ये सुनकर ही अंदर से लगता है कि ऐसी वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जो वो कैंडिडेट फॉलो करता है, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो हम फॉलो करें। आज कई वीडियो इतना इंस्पायरिंग होने वाला है जो शायद आपको एक सही रास्ता दे दे, एक सही रास्ता आपकी प्रिपरेशन को लेकर, एक सही रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। तो आइए मिलते हैं दोस्तों। ऐशना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर। ऐशना बंसल, आप अपने बारे में बताइए सबसे पहले। So, my name is Ashna Bansal, and I did my graduation in economics honors from Gargi College, University of Delhi. And right after my graduation, I got campus placement at Genpact. So I started working at Genpact, and while working at Genpact, I realized that no, this is not my calling, and I need to switch the field. I was feeling very monotonous there. So I started searching things that I can look further in the field of economics. And then I came across various banking examinations. So I realized that I can use my knowledge of economics and my potential in this field better. So I decided to resign from the job and prepare full time, because that was not feasible enough to work for 8 to 10 hours and then study properly. So I resigned and I started working for RBI Grade B initially. When was the time you resigned? I resigned in 2021, October, November. Okay. Yeah. And straight you started preparing for that? During my notice period only I started preparing for RBI Grade B and other banking examinations as well, but I was primarily targeting that exam. RBI Grade B. Yes, Okay. sir. And then I appeared for RBI Grade B in 2022. That was my first attempt, and I cleared prelims, mains, and I reached till interview. But I missed the final cutoff. So sir, 2023 mein when I couldn't clear prelims, then I was very shattered. That was the lowest point in my life, I believe. तब मैंने डिसाइड किया कि ऐसे बस एक एग्ज़ाम को टारगेट करके प्राइम ईयर्स ऑफ लाइफ वेस्ट करने से नहीं होगा, और भी बहुत सारी एग्ज़ाम्स हैं जो इक्वली गुड हैं, इक्वल गुड अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, और जिनका सिलेबस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इट्स वाइज इनफ टू सिट फॉर दैट एग्जामिनेशंस एज वेल। देन आई रियलाइज कि SBI PO है सबसे अच्छी एग्ज़ाम बैंकिंग फील्ड में। तो उस टाइम SBI PO का नोटिफिकेशन भी आने ही वाला था। इसका रिजल्ट आया था जुलाई में, RBI Grade B 2023 का। और उसके बाद आई गेव माई सेल्फ सम टाइम ऑफ स्टडीज़। आई वॉज नॉट स्टडिंग एट ऑल। 1-1.5 महीने मैंने कुछ भी नहीं किया उस टाइम पे। आई वॉज जस्ट रिलैक्सिंग एंड क्लियरिंग माई माइंड। फिर मैंने SBI PO का फॉर्म भर दिया एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन। वैसे ही QRE, इसमें RBI में भी QRE होता है मेजरली प्रिलिम्स में, तो मैंने QRE की प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, वो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहे। फिर SBI PO का प्री दे दिया। अभी QRE बहुत सारे कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि QRE की फुल फॉर्म क्या है। हाँ। इससे पहले वो और कंफ्यूज होते जाए।
QRE is quant reasoning and English. That ये is एक the नया major. टर्म आ गया है क्या? मैंने क्योंकि काफी बार अब स्टूडेंट्स के मुंह से सुना है QRE, अब वो बोलने लग गया है। सर वही एप्टीट्यूड को अब QRE बोलने लग गए हैं, तो दैट ठीक है। तो वही SBI PO का प्रीलिम्स, तो दैट इज जस्ट क्वांट रीजनिंग इन इंग्लिश. यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड टुवर्ड्स दीज सब्जेक्ट्स. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर QRE, और मेरा मेन QRE प्रिपेयर करने का तरीका होता था मॉक्स के थ्रू. मैंने अलग से ऐसे कोई बुक नहीं सॉल्व की बैठ के, कुछ अलग से पेपर्स नहीं सॉल्व किए, जस्ट मॉक्स जो टाइमर सेक्शनल मॉक्स होते हैं और फुल लेंथ मॉक्स होते हैं वो. और मेरा मेन टारगेट ये होता था कि मॉक्स में बहुत कम स्कोर आ रहा है तो भी चलेगा, दैट डजंट मैटर हेयर, बट उसको अच्छे से एनालाइज कर लो. लाइक कॉन्ट के 30 क्वेश्चंस हैं, आई कुड बेयरली सॉल्व 8-9 क्वेश्चंस, तो बाकी क्वेश्चंस बैठ के तरीके से सॉल्व करो, उनके सोल्यूशंस देखो, आप अपने सोल्यूशंस जो भी हैं वो देखो कि जो प्लेटफॉर्म पे दिए हुए हैं शॉर्टकट में वो आप कैसे इनकलकेट कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के अंदर. सो दैट. अच्छा, मुझे एक चीज इसी में पूछनी है, Yes, इसमें क्वांट आपका वीक था क्या? यस सर, Quant क्वांट weak इज क्वांट इज कैसे आपने कैसे मैनेज किया इसे? सर क्वांट का पहले तो मैंने एक सॉर्ट एनालिसिस किया अपना कि क्वांट में मैं कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस मैं कर ही लेती हूँ सॉल्व. तो उसमें मुझे रियलाइज हो कि DI इज समथिंग दैट आई कैन सॉल्व. तो मैंने मतलब जब भी एग्जाम्स दिए ना, तो मैंने अर्थमेटिक और जो सिंगल क्वेश्चन है उनको टच भी नहीं किया. सबसे पहले आई टारगेट DI कि एक सेट भी हो गया तो 5 मार्क्स कहीं नहीं गए, तो या 2 सेट हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है. तो पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और मतलब फीजिबल भी वही ज़्यादा है बिकॉज एक सेट को बनाने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगते हैं, देन यू कैन गार्नर 5 मार्क्स 4 मार्क्स ईजिली, वेरी ईजिली. सो क्वांट का वही रहता था. और अर्थमेटिक वगैरह मेरा काफ़ी वीक था, तो उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स ऐसे आइडेंटिफाई किए जो मैं सॉल्व कर पाती थी, लाइक एवरेजेस. तो एवरेजेस के एवरेज एज के क्वेश्चंस हो गए तो दिखते ही मैं सॉल्व कर देती थी. और कुछ टॉपिक्स मैंने ऐसे आइडेंटिफाई किए जो मुझे टच भी नहीं करना है, लाइक प्रोबेबिलिटी, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस. तो छोड़ा ही नहीं है, छोड़ा, टाइम भी वेस्ट नहीं करना. वो तो उसको तो बिल्कुल उस पर वो देखना ही नहीं है वो क्वेश्चंस. तो इस टाइप से मैंने कौन का किया बिकॉज सी द सब्जेक्ट दैट इज़ योर वीकनेस, उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि 0.25 मार्क्स 0.5 मार्क्स से भी अगर आपकी सेक्शनल कट ऑफ रह जाती है तो बहुत मुश्किल होते हैं, यू वेस्ट अ ईयर. तो अब आपने देखा भी RBI एग्जाम है ना? यस सर. सो या आई लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक एंड देन आई इनकलकेटेड इट इन माय जर्नी. अच्छा, एक बात बताइए, जब आप प्रीलिम्स में मैथ्स पढ़ रहे थे, रीजनिंग पढ़ रहे थे, और इंग्लिश भी पढ़ रहे थे, सो इंग्लिश तो आपके लिए मुझे लगता है ईजी रही होगी, है ना? फिर भी मुझे ये बताइए कि जब आप पढ़ रहे थे तो क्या मेंस को भी साथ में लेकर पढ़ रहे थे? नहीं, मैंने मेंस का सोचा भी नहीं था कि मेंस भी देना रहेगा. बस पहले तो आई वाज टारगेटिंग प्रीलिम्स ओनली, तो प्रीलिम्स के ही मॉक्स आई वाज गिविंग. और इंग्लिश के लिए तो मैंने ऐसा कुछ अलग से मॉक वॉक कुछ भी नहीं दिया, बस जो फुल लेंथ मॉक्स है उसमें इंग्लिश होती ही है तो वो दिया. और बाकी रीजनिंग और क्वांट के लिए आई वाज गिविंग मॉक्स ऑलमोस्ट एवरी डे, so that I improve and I could actually see my scores improving day by day. पहले 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, करते करते ऐसे डबल डिजिट्स में भी हो गए. तो फिर आपने अब इसको कोई कहीं बेसिक से भी पढ़ा था, कुछ बेसिक पढ़ा था या बेसिक आता था, सिर्फ मॉक की मॉक लगाया आपने? सर जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर RBI ग्रेड बी नो, तो बेसिक से थोड़ा कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे. और रीजनिंग में तो कुछ उतना कॉन्सेप्ट वाला होता नहीं है, तो इट्स जस्ट लाइक प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. और क्वांट में ये कि आप फार्मूला एक पेपर में लिख लो, यू कीप रिवाइजिंग दैट फार्मूलाज, यू कीप सॉल्विंग द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, तो वो यू गेट अ होल्ड ऑफ इट. तो वो आप किसी बुक से भी कर सकते हो. लाइक मैंने क्वांटम कैट से एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट्स वगैरह गो थ्रू किए थे. आपने क्वांटम कैट से किया था तो फिर ऑब्वियसली बैंक का एग्जाम तो निकल ही जाएगा. अच्छा, ये बताइए, अभी फॉर एग्जांपल आपने अपनी ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, तो इसी में आपको इंटरेस्ट था. ओके, यही पढ़ते हुए आपने मेंस भी इसका निकाला. मेंस में आपने GA सब्जेक्ट पढ़ा होगा, वो कैसे पढ़ा? सर सो GA का ये है कि इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करा था GA में? डेफिनेटली. सो कॉलेज के टाइम से ही आई एम हैबिचुअल ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स डेली. तो वो मतलब दिस इज़ वन थिंग आई फील इज़ दैट GA इज़ नॉट अ सब्जेक्ट दैट यू कैन क्रैम. वो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है. मतलब नॉलेज जो है आप 3-4 महीने की पढ़ के जाओगे तो दैट इज़ नॉट इनफ आई थिंक, बिकॉज वो GA इज़ वन सच सब्जेक्ट जहाँ पे नॉलेज बेस बढ़ता जाता है. इट कीप्स ऑन एडिंग टू योर नॉलेज बेस. जो आपने 1.5 साल पहले कोई न्यूज़ पढ़ी है, उसके बाद उसी न्यूज़ से रिलेटेड फिर से कुछ आया है, तो इट्स लाइक वो नॉलेज बेस बढ़ रहा है और आपकी वो न्यूज़ में क्लैरिटी होगी. दैट इज़ व्हेन यू कैन एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चंस इन डेप्थ.
और अब तो काफ़ी डीप क्वेश्चंस भी आने लगे. इट्स नॉट लाइक अब बस डेट पूछ लिया किसी इवेंट का. सिर्फ MCQ टाइप नहीं रह गया कि आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बस टिक कर दिया, खत्म बात. या अब वो केस नहीं है. अब बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए हैं. नाउ दे जस्ट डोंट आस्क कि इसका अमाउंट कितना था या व्हाट वाज द डेट ऑन विच द पर्टिकुलर पैक्ट वाज साइंड. अब क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट हो गए. तो उसके लिए you have to be aware of the news properly. You have to understand the news. Why did that thing happen? Why a particular pact was signed with a particular country? How will India benefit from that country that way? So I was as I told you, I was preparing for RBI Grade B और उसमें pre mains में होता है बहुत ज़्यादा GA. Like unlike SBI PO, इसमें prelims में current affairs नहीं होते. Major portion उसमें यही है basically. Yes, major portion उसमें यही है. तो I was reading current affairs magazine and newspapers since 2021. तो वो हैबिट में ही था, तो बहुत प्रॉब्लम नहीं आई. आपने बोला कि प्रीलिम्स मैंने प्रिपेयर किया है ना, आई वाज नॉट श्योर फॉर मेंस. तो फिर जब प्रीलिम्स निकला उसके बाद आपने मेंस पढ़ा? या जिस दिन प्रीलिम्स का रिजल्ट आया उस दिन से. कितना टाइम था आपके पास? सर वेरी लेस, आई थिंक 15-17 डेज. सो हाउ डिड यू मैनेज? सर मैंने तुरंत पहले तो GA करना स्टार्ट किया. आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की वो तो हो ही जाएगा. बट आई स्टार्टेड गिविंग मॉक्स साइड बाय साइड. क्वांट और रीजनिंग के sectional mocks. I didn't give a full length mock एक भी, and I started giving sectional mocks. और current affairs magazine, affairs cloud की मैंने magazine print कर ली. 3 महीने की मैंने पढ़ी थी. And I started revising. Also, one thing that I did was that I started looking for the videos, because I have realized this works for me, might not work for other candidates, that when I hear something, when I hear the news, it sticks in my mind. So I started watching the videos of like 1 hour video, January revision, Maha revision, that kind of sessions. I started watching them on different platforms, as many as I can watch. And I started making short notes from that videos. Like there are some news which you think कि उसमें से question आने की बहुत probability है, or it is the hot topic right now. It might come in some or the other form. So I started making very small notes, very crisp notes, so that I can revise it before exam, a day or 2 before exam. So yeah. तो आपने जिस हिसाब से बताया ना कि within 15 days and in my career I think मुझे कोई भी एक ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला है ना जिसने ये बोल दिया हो कि 15 दिन के टाइम में I have cracked mains exam, है ना. So there are many candidates, they are watching you. Just give them advice how you have cracked the 15 days only. So what was your strategy? There was some to-do list or anything else that you want to share? When I received my pre-result and I realized that I've cleared pre and now I have to sit for mains, then I made a foolproof plan of 15-17 days. How will I approach the examination? And I made sure that I stick to that. What was that plan? सर कि 3 महीने का करंट अफेयर्स करना है, हर दिन 15-20 पेजेस करने हैं उस मैगजीन के, और नेक्स्ट डे उन 15-20 पेजेस को रिवाइज भी करने हैं और न्यू 15-20 पेजेस भी करने हैं. आई हैव टू वॉच 2 वीडियोज़ डेली ऑफ दिस महा रिविजन एंड ऑल, मंथली रिविजन सेशंस दैट हैपन्स ऑन यूट्यूब. उसमें से नोट्स बनाना है. सो कितना टाइम आप देते थे पर डे? सर दैट टाइम आई स्टार्टेड स्टडिंग 8 to 9 hours a day प्रॉपरली. और लाइक आई रियली लाइक रीजनिंग इज़ समथिंग दैट इंटरेस्ट्स मी. तो जब मैं पढ़ के बोर हो जाती थी करंट अफेयर्स, तो आई यूज टू गिव अ मॉक ऑफ रीजनिंग. दैट वुड बी लाइक अ लेजर टाइम फॉर मी. सो या दैट वे. ओके, सो आफ्टर द मेंस एग्जाम जब आप गए, फिर GD हुआ आपका. GD पे क्या एक्सपीरियंस था आपका? टॉपिक क्या था? आपको चांस कब मिला? फर्स्ट में या क्लोज किया आपने? वो बताइए. सो मैंने सोचा था कि आई हैव टू बी द वन हु विल ओपन द GD and I have to be the one who will close the GD. So in my panel there were 9 girls and 1 boy. So when we got the topic, our topic was related to new education policy. So it's a very hot topic, and I've been preparing, so I knew in and out of that policy. So I couldn't open the GD, but I was the second one to I took the second chance, and I was the one who concluded the GD. And I made sure that I inculcate the pointers of everybody when I close the GD, so that सबको ऐसे inclusive भी feel हो, और जो invigilators हैं उनको भी लगे कि I was aware throughout. I was listening to others' points also and just not speaking my own thing. तो वो मैंने कर दिया था, और GD went very well. Like the moment I came out of that conference room, I was like कि अच्छा गया है, good. और ग्रुप एक्सरसाइज में टॉपिक क्या था?
सर ग्रुप एक्सरसाइज में द टॉपिक वाज देयर इज दिस म्यूनिसिपैलिटी एंड यू आर द वन इन चार्ज ऑफ द फंड्स एंड नाउ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट फंड्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रायोरिटीज लाइक स्कूल का कंस्ट्रक्शन है, हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन है, हाउ विल यू प्रायोरिटाइज दैट. तो उसमें कॉन्सेंसस हुआ? या वी डिड कम टू द कंसेंसस बट मेरे पॉइंट्स बहुत डिफरेंट थे. नॉट लाइक जो मैंने लिखे थे वो सारे आए, बट आई मेड श्योर दैट पॉइंट नंबर 4 और 5 जो मैंने दिया था एंड नो वन वॉज अग्रीइंग, आई मेड श्योर टू कन्विंस एवरीबडी नो दैट दिस शुड बी द 4th प्रायोरिटी. तो वही है कि आपको ग्रुप एक्सरसाइज में थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना होता है और आपको ये भी होता है कि आप अगर इफ़ यू फील कि आपका कोई पॉइंट बिल्कुल ऑन द पॉइंट है तो आप कन्विंस करने की भी आपके पास वो होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, नॉट दैट यू आर स्वेड अवे इन ऑल द पॉइंट्स. सो तो जितने कैंडिडेट्स थे उसमें से कोई कांटेक्ट में किसी का सिलेक्शन हुआ है? यस सर. उसमें से हाउ मेनी? सो वन द पैनल जिस पैनल में थी उसमें एक देयर इज दिस वन फ्रेंड ऑफ माइन, प्राची, हर नेम इज प्राची. Okay. I just know that she's been selected. We are not talking ऐसे. Okay. इससे पहले आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ होगा. Yeah. Share your experience. So I had already sat for a psychometric test during RBI interview से पहले, तो I knew कि कुछ it's not a big deal and all. You just have to be yourself. और उसमें वहाँ पे आप कुछ झूठ नहीं बोल सकते. एक क्वेश्चन का आप एग्जाम्पल दीजिए, 2 क्वेश्चन जो कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं वहाँ पर, जिस पर हमें बहुत ध्यान देना होता है. सो जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट लाइक हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, और उसमें अगर आप या फिर आर यू एन एक्सट्रोवर्ट और आर यू एन इंट्रोवर्ट, तो अगर आप वहाँ पे लिख दे रहे हो एक्सट्रोवर्ट, तो बेसिकली व्हाट दे डू इज़ नो दे हैव अ रिपोर्ट ऑफ योर साइकोमेट्रिक टेस्ट. वो एक पर्सनालिटी एनालिसिस कर देते हैं और इंटरव्यू में अगर वो पर्सनालिटी बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करती है तो देन यू माइट फेस सम रिपरकशंस. अदरवाइज ऐसा उसका कुछ वो नहीं होता है. और इन द टेस्ट इटसेल्फ, साइकोमेट्रिक टेस्ट इटसेल्फ, क्वेश्चंस भी बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं एंड यू माइट नॉट रियलाइज दैट द क्वेश्चंस आर कॉन्ट्रडिक्टरी एंड यू विल नॉट रिमेंबर योर आंसर कि वहाँ पे मैंने शायद सेकेंड क्वेश्चन में मैंने ऐसे लिख बता दिया था. कोई एग्जांपल अगर याद हो कोई क्वेश्चन का. सर आई कैन नॉट रिमेंबर. यूजुअली इस तरीके के एग्जांपल मुझे लोगों ने बताए कि आपको कोई ब्राइब दे रहा है, कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन है, सो डू यू स्ट्रांगली एग्री और एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ऐसा कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो? सर जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि आपका कोई कलीग है एंड वो किसी यू नो दैट ही इज़ ऑन टू समथिंग, ऐसा फ्रॉड कर रहा है वो, तो व्हाट विल बी योर इनटेक, मतलब आप क्या करोगे? आप जाके अपने बॉस को बता दोगे, आप उसे समझाने की कोशिश करोगे, या फिर आप यू विल जस्ट इग्नोर द होल सिचुएशन? तो उसमें यू हैव टू बी वेरी मतलब डिप्लोमेटिक एंड वाइज एट द सेम टाइम कि आपके लिए क्या बेस्ट है. आप इग्नोर तो नहीं कर सकते सिचुएशन, सिंस यू नो नाउ यू आर इक्वली कल्प्रिट इन द सिचुएशन. तो आई थिंक मैंने ऐसा किया था कि आई जस्ट फर्स्टली आई ट्राई गो एंड कन्विंस. अगर नहीं मानते तो आई टेल माई सीनियर्स डायरेक्टली बिकॉज दैट्स नॉट गुड फॉर द इंस्टीट्यूट एंड इट्स सच अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट. तो या दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, तो इसमें मतलब बेसिकली क्या है कि आप कितना भी घुमा लो, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो अपनी ही पर्सनैलिटी को आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर लेंगे. बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चंस करने हैं. और उनके पास रिपोर्ट भी होती है जब आप इंटरव्यू पर जाते हैं ना, उनके पास रिपोर्ट होती है पहले से. बल्कि उसमें मार्क्स ऐड हो रहे नहीं हो रहे उससे कोई लेना देना, बट रिपोर्ट्स दे हैव. इंटरव्यू में जब आप पहुंचे तो उन्होंने फिर क्या पूछा आपसे? एक क्वेश्चन मेरा है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, उन्होंने पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन बैंक एग्जाम? No, they didn't ask anything like that. So, firstly, my interview start with my name. So they asked me, are we pronouncing your name correctly? And I was like, yes, no, you are not. And this is the pronunciation of my name. And then they asked me the meaning of my name. And then they asked, where did you do your graduation from? And we see that you have studied economics. So how can your knowledge of economics be helpful in the banking sector? So I knew that this question was coming. So I had already made up an answer in my mind that I'll take the example of MSME and how that in economics we learn about unemployment and all, और कितनी unemployment कितनी बड़ी problem है for a developing country like India. And I'll say that लोन्स की भी बड़ी प्रॉब्लम है. मैं इकोनॉमिक्स और बैंक तो बिल्कुल बराबर ही है. एग्जैक्टली, इसमें सवाल ही नहीं कि हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प, है ना. तो फिर मैंने बोला कि सर हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा है बहुत ज़्यादा, और बैंक्स ही वो कर सकते हैं कि एमएसएमई को लोन्स और अच्छे से दे, थोड़ा डिलिजेंट होके दे, थोड़ा प्रॉब्लम्स को और समझने की कोशिश करें, उनकी एप्लीकेशंस आउटराइटली रिजेक्ट ना कर दे जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव द रिक्वेस्टिक फंड्स एंड ऑल.
So I think the problem of unemployment can be solved because after agriculture, MSME is the biggest employment generator in our country. They were satisfied with my answer, and then कुछ follow up questions आए. They asked me the definition of MSME. तो मैंने बता दिया micro, medium और small का जो भी turnover based पे. Then they asked me about payment aggregator. What is the definition of payment aggregator? I told them. Then they asked me. There was this ma'am. She asked me that one company has recently received the license of payment aggregator. 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में था Zomato has received the payment aggregator, and we had a discussion also at home about the same. So I was like, yes ma'am, Zomato has received. Then she asked me how many companies have the license of payment aggregator right now in India. I could answer that. There were more questions from economics itself. One sir asked me what is account aggregator. So I could answer that it's an NBFC and whatever. और कोई क्वेश्चन देयर अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशन बैकग्राउंड? Yes sir. Sir, they asked me about my family background. I told that I belong to a business family. Then they asked 2-3 questions related to my father's business. And then they also, in my hobby, I had mentioned that I'm interested in classical dance. So there were 2 questions from that. One classical dance from West Bengal, it had recently received the GI tag. So one question was from that, which I could answer, and there was one more question which I couldn't answer. क्या था वो question? So it was related to Garba or something. Yeah. I couldn't answer that question. That was okay. After the interview, आपको क्या लग रहा था कि हो जाएगा? I came pretty satisfied from my interview. Like I was happy. I was satisfied that I gave good answers. Yeah. Okay. On the day of result, जब घर पर सब लोगों ने देखा होगा कि हाँ आ गया, सब लोग का रिएक्शन कैसा था? Everyone was happy. Everyone was relaxed since I've been preparing for 2-3 years. So हर बार negative result आ रहा था, तो इस बार everyone was relaxed. I just want to know one thing. कि कोई ऐसा incident है, any pivotal point when you realize कि यार आपको बैंकिंग एग्जाम में आना है, लाइक आप प्राइवेट में भी जा सकते थे, व्हाई ओनली गवर्नमेंट जॉब? मेरा ये पूछना है, कोई पिवटल पॉइंट था क्या कुछ ऐसा? नहीं सर, ऐसा मतलब गवर्नमेंट जॉब वाला वो नहीं था कि आई हैव टू बी इन द गवर्नमेंट सेक्टर. आई जस्ट वांटेड टू बी समवेयर वेयर आई कैन बी इन टच विद द इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, एंड आई कुड ग्रो इन द सेम फील्ड. फाइनेंस से रिलेटेड ही करियर बने, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही करियर बने, उसी टाइप की ग्रोथ हो. सो इसीलिए आई डिडंट चूज प्राइवेट सेक्टर, एंड आई हैड ऑलरेडी वर्कड इन प्राइवेट सेक्टर फॉर 8 months. तो मेरे को रियलाइज हो गया था दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. सो या ठीक है. तो इसके बाद भी अब आपका टारगेट अभी रहेगा आरबीआई ग्रेड बी? सर आई हैवंट थॉट अबाउट दैट. राइट नाउ आई एम जस्ट आफ्टर द रिजल्ट्स आई एम जस्ट एंजॉयिंग. सैलरी कितनी है इसकी आपको मालूम? एसबीआई नहीं, अब ये पता नहीं किया आपने? नहीं. फिर भी कोई आइडिया? जेनपैक में कितनी थी? सर कमी थी उस टाइम पे, तो ग्रेजुएशन के जस्ट बाद हुआ था, तो फिर भी 35,000 पर मंथ. और अब कितनी, कोई आइडिया नहीं है एसबीआई में? आई जस्ट नो दैट 17% पे रिवीजन हुआ है, बट आई हैवंट लुक्ड फॉर द सैलरी येट. ठीक है, आपने सैलरी देखना, बढ़िया सैलरी है ना. एक प्रॉब्लम बेसिकली मैं बहुत देखता हूँ, कैंडिडेट कहते हैं वो एक शेड्यूल बनाते हैं कि मेरी टू डू लिस्ट है, एंड इस टू डू लिस्ट को मुझे फॉलो करना है, ऐसे करके मुझे पढ़ना है, और वो करते भी उसे 2, 3, 4, 10 दिन, एंड देन फिर उसको गिव अप कर देते हैं. सो आपकी कोई एक टू डू लिस्ट डेफिनेटली रही होगी, मतलब कुछ चीजें जो आपको करनी ही करनी थी, वो क्या थी? सर तो आई वुड नॉट से दैट इट हैज़ बीन ईजी फॉर मी. मतलब आई वाज प्रिपेयरिंग सिंस 2021, और मैंने मतलब अपने लिए ऐसा रियलाइज़ किया कि मैं थ्रू आउट द डे पढ़ नहीं पा रही हूँ. तो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड फॉर 1.5 years straight I woke up 4 o'clock in the morning. So it wasn't easy for me either. I slept at 10, I started sleeping at 10, which was very difficult क्योंकि उससे पहले मैं लेट सो रही होती थी, तो वो शेड्यूल में आना was very difficult. Start waking up at 4. I used to start studying from 4. तो वो बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, बट आई मेड श्योर दैट आई वेक अप एट 4 डेली. अगर कभी कभी होता था कि उठ के भी पढ़ाई नहीं हो रही है, आई मेड श्योर दैट आई गो सिट ऑन माई टेबल, थोड़ी देर फ़ोन वोन यूज़ कर लिया, थोड़ी देर म्यूज़िक सुन लिया, थोड़ी देर वॉक ले लिया, बट थोड़ी देर बाद उसके बाद सिट एंड स्टडी फॉर एटलीस्ट an hour और सो, कि आपको फिर प्रोडक्टिव फील हो. और टू डू लिस्ट मैं भी बनाती थी डेली. आई हैड अ नोट पैड जहाँ पे मैं लिखती थी क्या क्या टास्क करने आज, यूज़ टू टिक ऑन देम. कभी कभी टास्क रह भी जाते थे 1-2, बट जब आप करने लगते हो ना डेली, आपके पास होता है कि आप नवंबर में एग्ज़ाम है, करना है, तो वो सारे टास्क भी पूरे होने लगते हैं.
And अगर आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती फिर तो आप करते ही हो। हाँ, लिखने की, हाँ, बट ऐसा एक थोड़ा सेटिस्फैक्शन होती है, आपने लिख के टिक कर दिया तो इट प्रोवाइड्स Complete हो गया। इनर पीस, सो इट्स आई यूज्ड टू डू दैट। और मतलब आप अपना डे उस हिसाब से प्लान करो कि जो सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं या जिस सब्जेक्ट में आपको पढ़ने में थोड़ा कम मज़ा आता है, तो वो आप अपनी आपकी जो एनर्जी सबसे हाई रहती है डे में, उस टाइम वो सब्जेक्ट शेड्यूल कर दो। और जो सब्जेक्ट्स आपको ऑलरेडी अच्छे लगते हैं, जैसे इन माई केस रीजनिंग, आई टोल्ड राइट, सो रीजनिंग को मैं ऐसे टाइम पे शेड्यूल करती थी जब मुझे नींद आती है ज़्यादा या मैं डिस्ट्रैक्टेड फील करती हूँ, विच इज़ आफ्टरनून वाला टाइम, तो वो पढ़ के फ्लो में आ जाती थी मैं, रीजनिंग करके थोड़ा बहुत आई यूज्ड टू कम इन फ्लो। आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा, और जिस तरीके से आपने बताया ना कि ये जो जर्नी थी डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट थी, बावजूद उसके आपने उसको बहुत इजी बना दिया, आसान बना दिया। 2 की आपने फैक्टर बताए, पहला कंसिस्टेंसी और दूसरा आप लगातार पढ़ते जाओ। कंसिस्टेंसी तो रखो बट साथ में आप पढ़ो भी। कई बार मुझे क्या लगता है कि लोग कंसिस्टेंसी तो रखते हैं बट पढ़ाई सही डायरेक्शन में नहीं होती, है ना? आपके साथ भी ऐसा रहा था कि डायरेक्शन कई बार सही नहीं रही होगी, क्योंकि आप सोचो ना 2 साल की जो जर्नी है वो शायद 1 साल भी हो सकती थी। तो कुछ डायरेक्शन आपको लगा हो कि यार मिस डायरेक्शन हो गई, मुझे अभी यार ये फेलियर रहा मेरे लिए, अब मुझे ये पढ़ना है, ऐसा क्या पॉइंट था वो? सर वही होता है कि नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते हैं, आपको स्मार्ट वर्क करना होता है। पढ़ना मतलब कंटेंट, देयर आर ह्यूमंगस कंटेंट ऑन सोशल मीडिया दीज डेज, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, आप सब कुछ कंज्यूम नहीं कर सकते, तो यू हैव टू, और सारे कंटेंट अच्छे हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो आपको अपना दैट वट एवर वर्क्स फॉर यू, आपको वो सेलेक्ट करना है पहले तो। डिस्ट्रैक्शन था कुछ ऐसा सोशल मीडिया या कोई भी चीज़ ऐसी? सर मतलब पहले 2022 तो पूरा मैंने अपना सोशल मीडिया अनइंस्टॉल ही करके रखा था, बट फिर मैंने इवेंचुअली कर लिया था, बिकॉज मतलब वो मेरे अंदर है, जब मुझे कंट्रोल करना होता है तो आई कैन डू दैट, और थोड़ी थोड़ी देर यूज़ कर लिया, सो जस्ट टू रिलैक्स माई माइंड, फ्री माई माइंड, और दुनिया से टच में रहने के लिए, बट ऐसा कोई अलग से डिस्ट्रैक्शन नहीं। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने अपनी स्टोरी बताई। आपकी स्टोरी से बहुत सारे लोग अभी इंस्पायर होंगे, और किस तरीके से आप जो भी पढ़ रहे हैं ना, उस पढ़ने में आपको बहुत फोकस करना ही होता है। किसी के लिए भी कोई भी जर्नी ना आसान नहीं होती है, आसान आपको खुद बनाना पड़ता है। कितनी भी परेशानी आएंगी, आप जब एक स्माइल करते हैं ना, तो वो स्माइल है ना, वो आपके काम करने पर आती है। जब आप मेहनत करते हैं ना तो रिजल्ट आता है, और जो रिजल्ट आता है वो स्माइल आप जानते हो कि हाँ ये रिजल्ट आ रहा है। अभी वो रिजल्ट छोटा होता है, धीरे धीरे वही रिजल्ट एक फाइनल रिजल्ट आपको मिलता है, और वो आपने आज यहाँ पर दिखाया। ऐशना, जब ड्यूरिंग द 2 years ऑफ प्रिपरेशन कोई टाइम ऐसा था कि जब आपको लगा कि डिमोटिवेशन का टाइम है ना, कि आपने उसको फिर रिकवर किया, था कुछ ऐसा? सो सर जब 2023 में RBI का रिज़ल्ट आया, जुलाई 2023 में, और आई रियलाइज कि मेरा प्री भी नहीं हुआ इस बार, तो दैट वाज लाइक द लोवेस्ट पॉइंट इन माई लाइफ। और अब मुझे मतलब बिल्कुल लॉस्ट फील हो रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था हाउ डू आई प्रोसीड फ्रॉम हेयर, व्हाट डू आई डू नेक्स्ट। आई स्टार्टेड फीलिंग वर्थलेस, आई वाज लाइक कि ये क्या, मतलब आई स्टार्टेड डाउटिंग माई डिसीजन ऑफ लीविंग माई कॉर्पोरेट जॉब। आई वाज लाइक कि अब उसके बाद 2 साल हो गए, नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग इन माई हैंड, और दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर लाइक गैम्बल, आपको आगे का भी पता नहीं है, आगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर होना है नहीं होना है, कोई कुछ भी वो नहीं पता है। तो फिर बहुत ही लॉस्ट फील होने लग गया। सब घर पे सब बहुत सपोर्टिव थे ऑब्वियसली, बट आसपास मेरे सारे कजिन्स, मेरा सिबलिंग, एवरीवन वाज वेल सेटल्ड इन देयर जॉब्स, एंड आई वाज द ओनली वन हु वाज नॉट सेटल्ड, हु डिडंट हैड अ जॉब। तो मुझे बड़ा ऐसे फोमो होने लग गया उनसे कि आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम, दे आर वेल सेटल्ड इन देयर लाइफ, दे कैन डू एनीथिंग, और मैं ऐसा नहीं कर सकती या वट एवर। तो मतलब दैट वाज, और जब आप एक एज पे हो जाते हो, आई टर्न 24, तो फिर आई वाज लाइक कि अब सेटल भी होना है, टाइम गैप बढ़ रहा है, गैप ईयर्स बढ़ रहे हैं, हाउ विल आई जस्टिफाई माई गैप ईयर्स इंटरव्यू में। क्या मैं बस प्रिपेयर कर रही थी, दिल फील कि इतना लोग जॉब के साथ भी प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप ऐसे बस प्रिपेयर ही कर रहे हो 2 साल से 3 साल से। तो वो चीज़, दैट वाज वन ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट इन माई लाइफ। फिर कैसे आपने उसको कवर अप किया? सर मेरे पेरेंट्स ने भी यही समझाया कि दीज एग्जामिनेशंस दे आर नॉट ईजी, लोग 30-30 साल के हो जाते हैं तब जाके देते हैं, तब उनका क्लियर होता है।
तो उनको कोई इस मतलब एज बढ़ रही है इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं से कम हो रहे हो या आपका पोटेंशियल कम है, आपकी कैपेसिटी कम है. नो वन इज़ डाउटिंग योर इंटेलिजेंस, नो वन इज़ डाउटिंग योर पोटेंशियल. इट्स ओके. और फिर मेरे पापा हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता. तो दैट स्टक इन माई माइंड. आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट माई टाइम बट माई टाइम विल ऑल्सो कम. आई जस्ट हैव टू बी पेशेंट. और मतलब यही टाइम का टेस्ट है. अगर इस टाइम पे छोड़ दिया और कुछ इजी पाथ चूज़ कर लिया, कोई नॉर्मल जॉब चूज़ कर ली, दैट वुड बी ईजियर. और पढ़ते रहना, कंसिस्टेंट रहना, वो ज़्यादा टफ है. अपने माइंड को भी डिसिप्लिन रखना. हाँ, क्योंकि पढ़ने के लिए माइंड बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए. अगर आपके बैक ऑफ माइंड में आप किसी चीज़ के बारे में कुछ सोच रहे हो या आप ये सोचे जा रहे हो कि मेरे गैप ईयर्स बढ़ रहे, तो आप पढ़ नहीं पाओगे. तो वो सारी चीज़ें बहुत मोटिवेट की मुझे. और वही मैंने अपने आप को समझाया कि मेरा भी टाइम आएगा, कोई बात नहीं, अभी नहीं है, इट्स ओके. बट वट एवर 2-3 साल से मैं पढ़ रही हूँ, दोज एफर्ट्स विल बियर फ्रूट समडे. तो आई जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड कीप डूइंग माई वर्क. एंड ऑल्सो आई स्टार्टेड टेकिंग माई सेल्फ अ लिटिल ईजी. लाइक पहले जब 2022 में, स्पेशली 2022 में, मैं कोई ऑफ़ नहीं लेती थी, कभी ऑफ़ नहीं लेती थी, कोई फैमिली गैदरिंग्स में नहीं जाती थी, किसी पार्टी में नहीं जाती थी. बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है. और अगर किसी दिन ऑफ भी ले रही हूँ तो इट्स जस्ट लाइक कि घर पे ही रहना है, कि बाहर जाने से ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, फिर अगले दिन भी यू विल बी टायर्ड. But this time I started taking myself easy. I used to meet my friends, I used to go out, I used to chill with my cousins. तो उससे भी माइंड फ्रेम एक बहुत नॉर्मल रहा. मतलब ऐसा नहीं फील हो रहा था कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बर्डन के अंदर बहुत दबे हुए हो, वैसा नहीं फील हो रहा था. लाइफ भी नॉर्मल चल रही थी. तो आई थिंक दैट हेल्प्ड. और इंटरव्यू में भी मैंने 2 इंटरव्यू एक्सपीरियंस किए, एक RBI वाला और एक SBI वाला. तो RBI के इंटरव्यू में आई वाज वेरी इंटरव्यू है इस टाइप के माइंड फ्रेम से आई वेंट इनसाइड. और ये SBI वाले इंटरव्यू में आई वाज लाइक कि इट विल जस्ट बी अ कॉन्वर्सेशन, आई जस्ट हैव टू एंजॉय द प्रोसेस. तो आई वाज वेरी चिल. वहाँ पे भी मैंने इतने सारे लोगों से बात की. आई मेड फ्रेंड्स. जो पैनल था पूरा, हम 4-5 लोग बिल्कुल फ्रेंड्स हो गए. तो वो 6-7 घंटे कैसे निकल गए पता नहीं लगा. और बहुत चिल वो था, तो माइंड भी बहुत रिलैक्स था. एंड आई थिंक दैट रिफ्लेक्टेड ऑन माई इंटरव्यू ऑल्सो. अच्छा, ये बताइए, RBI ग्रेड बी में इंटरव्यू जब आपका हुआ था, yes, sir. उसका कुछ इंसिडेंट आपको याद हो, कोई क्वेश्चन याद हो? सर वो इंटरव्यू भी मेरा मेजरली इकोनॉमिक्स के ऊपर ही था. और इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था. आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन इंटरव्यू, बट मेंस में थोड़ा कम रह गया था स्कोर. तो एग्रीगेट स्कोर वो कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई. बट उस इंटरव्यू में आई वाज वेरी नर्वस, आई वाज वेरी एंशियस. And I think that also reflected in my performance. I was very intimidated by the panel. It was like the first interview I've ever been experiencing. So yeah, that. बहुत सीरियस बातें कर ली हम लोगों ने, है ना? रिलैक्स होते हैं. अब फाइनली आपकी सिलेक्शन हो ही गया है, जॉब भी लग चुकी है. एक अभी हम लोग राउंड रखते हैं, है ना? Q&A करेंगे और रैपिड फायर होगा और आपको 2 सेकंड मिलेगा, तुरंत आपको जवाब देना है. Okay. जो भी आता है फर्स्ट इन योर माइंड, है ना? Done. A role model in your life? So my father. So because I've seen him fall many times and then rise up to the power many times. So and he always says कि your journey and my journey is the same. मतलब he has seen so many things in life and he is always there with a smile. So yeah, I learned so many things from them. Your favorite color and blue, why? Blue. My favorite color is light blue because I just feel that light blue is so natural. And blue? I like blue as well. Yeah. Okay. What do you want to change in the world? Sir, if I want to change something in the world, that would be more equality for women. Like we are no longer a minority. Gender ratio is 1052 per 1000 males. And why do we still need reservations? Like it's already the times must change. आपने आज पहली बार कुछ बढ़िया बात कही है यहाँ पर और ये वीडियो में जानी भी चाहिए सभी को. Very nice. Any one place that you would like to visit? Sir, I'd like to visit so many places. I haven't traveled yet, so there are so many places on my bucket list. Okay, name them. So, firstly, I'd like to visit Rajasthan. Start from the nearby itself, and then there are so many places, good places in Europe. Yeah.
आपका नाम क्या है? Ashna. ऐशना। मैं आपका वही प्रोनाउंसिएशन वाला क्वेश्चन मेरा भी था। ऐशना, अगर आपका नाम ऐशना नहीं होता तो कुछ और होता, अगर आप चाहो तो? सर होता, वो मेरे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। आप डिसाइड करना चाहते हो तो क्या होता? सर मैं डिसाइड करना चाहती हूँ तो सेम नेम Ashna. I like my ऐशना का name. मतलब बताइए आप। It means desire. डिजायर। हाँ, हाँ. बहुत बढ़िया लगा आपसे डिस्कशन करके, अच्छा करके। अनअकैडमी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। एंड थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए भी, Thank you. और थैंक यू वेरी मच इंस्पायर करने के लिए भी, क्योंकि आप लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स देखेंगे इसको और आपकी स्टोरी से इंस्पायर होंगे। और आई एम प्रीटी मच श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी स्टोरी एग्जैक्ट आप ही के जैसी होगी, है ना। आपके बहुत से सवाल होंगे जो आप पूछना चाहते हैं, आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स पर, और ऐशना विल रिप्लाई डेफिनेटली। और आपकी जो स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम थी, जो आपको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, राइट स्ट्रैटेजी क्या है, उन सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर आज ऐशना ने दी है। ऐशना, कोई एक एडवाइस जो आप देना चाहते हैं बाकी कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पर। One thing that I've done throughout my journey is that I've been consistent. I've been studying for almost every day, and when I take breaks, I make sure that I take breaks and I don't feel guilty about those breaks. So what candidates do is that they decide that we'll study 6 days a week and one day we'll take off. But when they take off that day, they continuously feel guilty about that कि हमने आज पढ़ाई नहीं की, आज पढ़ाई नहीं की। तो वो नहीं करना है। अगर आपने डिसाइड किया अपने लिए एक शेड्यूल, तो स्टिक टू दैट शेड्यूल और आप कंसिस्टेंट रहो, पढ़ो, ऑलमोस्ट डेली पढ़ो। बीच में कभी मिस भी हो जा रहा है तो इट्स ओके, बट आप पढ़ाई से टच मत छोड़ो। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि एग्ज़ाम 7-8 मंथ्स दूर है, बट टाइम नहीं लगता है 7-8 मंथ्स को जाते हुए। और क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, दीज सब्जेक्ट्स आर सच सब्जेक्ट्स की इसके लिए प्रैक्टिस 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 इज़ द की। सो स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप प्रैक्टिसिंग, दैट इज़ व्हाट। क्योंकि कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस ये है जिसकी वजह से आज आप यहाँ पर हैं। yes. बहुत आसानी से आपने बता दिया कि मैंने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया और इजीली आई क्रैक्ड इट। तो वो जो इजी कहने वाला है उसकी 2 साल की जर्नी है, और 2 साल की जर्नी में वही कंसिस्टेंसी है। yes. दोस्तों, ये था हमारा एपिसोड, और इस एपिसोड में आज की आप लोगों ने जर्नी देखी कि किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर कोई एग्जाम क्रैक कर पा रहा है तो उसके पीछे का पेन क्या है, उसके पीछे की जर्नी क्या है। और वो जर्नी आप में से हर एक कैंडिडेट जो देख रहा है ना इस वीडियो को, वो कर सकता है, अचीव कर सकता है। इस वीडियो को शेयर करिएगा उन सभी कैंडिडेट के साथ जो अभी एस्पिरेंट हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और उनको लगता है कि यार मुझको प्राइवेट जॉब छोड़कर एक गवर्नमेंट जॉब में जाना है, उनको लगता है कि मुझे बैंक एग्जाम्स को क्रैक करना है। तो ये वीडियो वहां तक जरूर पहुंचाइएगा और इस वीडियो को एक लाइक बटन जरूर दीजिएगा। आपके थम्स अप देने से वीडियो का मोटिवेशन भी बढ़ता है और एक एसईओ भी इंप्रूव होता है और भी कैंडिडेट्स तक ये जरूर पहुंचेगा। बाकी मिलते हैं आपसे अब अगली किसी वीडियो में, और तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट।